नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। मैं मुकेश चौरसिया आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम और खैर मकदम करता हूँ ठंडी ठंडी रात में। और ठंड बहुत ज़्यादा है, ये ठंड अभी और बढ़ेगी। हालांकि 48 घंटे से 72 घंटे तक का पूरा अलर्ट है और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इस बार आप लोग ठंड का आनंद अच्छी तरह से लेंगे। नगर निकाय चुनाव 2022 ये समाप्त तो हो गया, रिजल्ट भी आ गए, मेयर उप मेयर दोनों बन चुके हैं, वार्ड पार्षदों को भी आप लोगों ने चयन कर लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक चर्चा जो कि ख़ास तौर पर देखने को मिल रही है मार्केट में। एक चर्चा आपको हम और आप खुद कर रहे हैं कि क्या होगा 20 जनवरी को। 20 जनवरी की तलवार बहुत लोग कह रहे हैं लटकी हुई है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, आज इस मामले में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है उत्तर प्रदेश चुनाव में भी। शंकर प्रसाद जी, स्वागत आपका। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भी इसी तरह की तलवार जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लटका दी थी और कहा था कि आरक्षण, ओबीसी आरक्षण जो है उसको ख़त्म करके और आप सामान्य करके चुनाव करवाएं। आज उसका फैसला आया है। आज उस रोक पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी है। मतलब हाई कोर्ट के जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और कहा है कि नहीं, चुनाव करवाइए, ओबीसी आरक्षण के साथ करवाइए, लेकिन ट्रिपल टेस्ट करके करवाइए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश आया है और हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। यूपी सरकार की बहुत राजनीति इसमें, मतलब उत्तर प्रदेश में राजनीति चलने लगी थी। योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल उठने लगे थे। योगी ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे इस जजमेंट को जो कि हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत, रवि सिंह राजपूत जी, पवन दुबे जी, स्वागत हो आपको, आप लोगों का। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बड़ी राहत दी है उत्तर प्रदेश सरकार को और कहा है कि आप जल्द से जल्द चुनाव करवाइए, वही ट्रिपल टेस्ट के मानकों को पूरा करवा के चुनाव करवाइए। कहीं ना कहीं जो तलवार लटकी हुई थी बिहार निकाय चुनाव पर, बिहार में चुनाव हो चुके हैं, सभी पदों पर चुनाव हो चुके हैं, पदों पर लोग चयन करके बैठ भी गए हैं। साहू भोपाल भारती जी, स्वागत आपका। अब क्या होगा? देखिए, बिहार में और उत्तर प्रदेश से इसको जोड़ के देखा जा रहा था, साथ ही साथ उसी पर बात कर रहे हैं कमल किशोर सिंह जी, उसी पर हम लोग आज विश्लेषण और चर्चा कर रहे हैं, आपकी भी राय लेंगे। और हमारी अभी तक जो बातचीत हुई है सुप्रीम कोर्ट के वकील से, हाई कोर्ट के वकीलों से, तो उन चीज़ों पर गहन समीक्षा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और विश्लेषण किए बगैर कुछ भी कहना। देखिए, तलवार तो लटकी हुई है। अगर बिहार निकाय चुनाव की बात करें तो बिहार निकाय चुनाव में 28 नवंबर को एक ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, विकास राय जी, स्वागत आपका, जो आयोग बनाया था बिहार सरकार ने, अति पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग का गठन किया था, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया था। बिहार सरकार ने उस आयोग की रिपोर्ट लगभग, मुझे लगता है कि 27 से 28 दिन के अंदर चुनाव आयोग को सौंपी और चुनाव की घोषणा करवा ली। यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 28 नवंबर को इस कमीशन को, इस आयोग को पूर्ण रूप से, मतलब डेडिकेटेड आयोग नहीं माना था। ये 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। ऑर्डर में साफ साफ लिखा कि जो एक्सट्रीमली, पहले इन्होंने लिख दिया था कि इकोनॉमिकली, एक्सट्रीमली इकोनॉमिकली, लेकिन वो फिर से उसमें टाइपिंग मिस्टेक करके उसको सुधारा गया 1 तारीख को, और बैकवर्ड, अति पिछड़ा की बात की गई और कहा गया कि ये जो आयोग जो गठित की गई है, ये पूर्ण रूप से समर्पित आयोग नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने माना और उनके 28 नवंबर के ऑर्डर में ये साफ साफ लिखा
कि जिस आयोग के को बनाकर और बिहार सरकार ने चुनाव की तैयारी की है, वो आयोग ही पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है कि अति पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन को कैलकुलेट कर सके। और इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि ये एक्सट्रीमली बैकवर्डनेस के लिए जो डेडिकेटेड कमीशन बनाया गया था, उसकी जांच पड़ताल के लिए, उसके कैलकुलेशन के लिए, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से समर्पित आयोग नहीं था। आनंद फानन में आयोग भी बनाया गया, ये सारे लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, और जनता पार्टी पॉलिटिकल लोग भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जब 28 तारीख को, और देखिए सबसे बड़ी यहाँ पर बात क्या हुई, खेल क्या हुआ, इसको समझिए कि 28 नवंबर को ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्डर में कहा जाता है कि ये पूरी तरह से फुल्ली डेडिकेटेड नहीं है, ये कमीशन फुल्ली डेडिकेटेड नहीं है, समर्पित नहीं है। तो फिर इस पर चुनाव हो गया। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि जब डेडिकेटेड कमीशन ही नहीं है और उस पर आप चुनाव करवा रहे हैं, बिहार सरकार ने, अब जैसे दिल्ली में कोई ऑर्डर निकलती है, मतलब 28 तारीख को ऑर्डर निकली, उसको फिर संशोधित किया गया, 1 तारीख को वो पूरी तरह से टाइपिंग मिस्टेक करके ठीक करके और फिर उसको लागू किया गया, भेजा गया। इन्होंने, बिहार सरकार ने चुनाव आयोग पर दबाव देके या चुनाव आयोग से किसी भी तरीके से डेट निकलवा लिया कि आप अनाउंसमेंट कर दीजिए। तो चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को, आप लोगों को याद होगा कि 30 नवंबर 2022 को राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगम चुनाव, नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी और उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब आदर्श आचार संहिता लागू हो गया और चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू हो गई। ये 30 नवंबर को किया गया। सरकार और चुनाव आयोग के पास वो लेटर, उस ऑर्डर की कॉपी उनके पास नहीं पहुंची थी, इसलिए एक बड़ा मौका था, एक अच्छा मौका था बिहार सरकार के लिए कि वो चुनाव करवा सकती थी और उनके पास एक कहने के लिए भी हो जाता कि हमारे पास तो लेटर आया ही नहीं, उससे पहले हमने ये काम कर दिया। देखिए, जो वायरल चीज़ें हो जाती हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन जो सरकारी तंत्र होता है वो कागज़ों पर डिपेंड करता है और कागज़ों पर जो चीज़ें डिपेंड होती हैं वो कागज़ वहाँ पर देखा जाता है। उस पर भी हम आते हैं, शंकर प्रसाद जी उस पर भी आते हैं। तो कागज़ों पर जो डिपेंड करता है, जब तक टेबल पर कागज़ नहीं आएगा वो नहीं मानेंगे कि हाँ कुछ हुआ। अब मान लीजिए स्कूल, जैसे कि हम चला देते हैं कि 7 दिनों तक स्कूल जो है, विकास मिश्रा मुदगल जी स्वागत आपका। हाँ, ठंड के समय तबीयत ख़राब थी उसकी, चैतन्य की। तो कागज़ों पर क्या होता है, अब जैसे डीएम ने, जिलाधिकारी ने ऑर्डर निकाल दिया कि आज से अगले 7 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे, आज से अगले 7 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन बहुत सारे स्कूल खुले रहते हैं, आज भी खुले रहते हैं, कल भी खुले रहते हैं। अब इसमें वो स्कूल क्या एक्सक्यूज़ देते हैं कि जिलाधिकारी की तरफ से या सरकार की तरफ से हमें कोई लेटर प्राप्त हुआ ही नहीं, और लेटर नहीं आएगा तो हम कैसे जानेंगे कि स्कूल बंद है या नहीं है। जबकि वायरल हो जाती है खबरें, वो खबर भी देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन आप उन पर कोई भी लीगल एक्शन तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि कागज़ उनके यहाँ नहीं पहुँच जाए। तो अगर कागज़ नहीं पहुँचती है तो स्कूल खोलेंगे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं उनका। तो ये कागज़ी कार्रवाई सरकारी तंत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसी का फ़ायदा बिहार सरकार ने उठाया। प्रसन्न कुमार पांडे जी स्वागत आपका। और 30 नवंबर को चुनाव की घोषणा कर दी। चुनाव हो गया, प्रचार हो गया, प्रसार हो गया, चुनाव वोटिंग हो भी गई, काउंटिंग भी हो गई, रिजल्ट भी आ गया आपके मुजफ्फरपुर, भागलपुर, इन सब जगहों पर। अब देखिए, मेयर, डिप्टी मेयर चुन लिए गए, वार्ड पार्षद चुन लिए गए, सारी चीज़ें हो गई। अब क्या हो सकता है, ये कहा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें अब निकल के आ रही हैं कि जो हार चुके हैं उनके चेहरे पर खुशी है और जो जीते हुए हैं उनको डर लग रहा है। देखिए, 20 जनवरी को ही फैसला आएगा, ये पूरी तरह से आप इसको आश्वस्त इसके लिए ना हों, क्योंकि 20 जनवरी को ही फैसला नहीं आएगा, वो सुनवाई की तारीख है,
वो सुनवाई का डेट है 20 जनवरी को। 4 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते तक बिहार सरकार को कहा गया था कि आप इसके बारे में जवाब दीजिए। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर किया या नहीं किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और 4 हफ्ते बाद इनको अपना पक्ष रखना था बिहार सरकार को, ये अपना पक्ष रखेंगे तो 20 जनवरी को कुछ और ऑर्डर आ सकता है, फैसला नहीं होगा। ये कहना कि 20 जनवरी को ही फैसला हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 20 जनवरी को सुनवाई होगी, अगली डेट भी पड़ सकती है। इसमें बिहार सरकार भी नहीं चाहेगी कि हम हार जाएं और फिर चुनाव निरस्त कर दिया जाए। देखिए हो क्या सकता है, जो जानकार हैं, जो लॉ के जानकार हैं, जो विधि के जानकार हैं, उनका कहना है कि 2 मामले सामने आएंगे। एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश है उसके उल्लंघन का मामला सामने आएगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि त्रिस्तरीय टेस्ट आपको करवाना है, ट्रिपल टेस्ट जिसको कहते हैं, और विधि पूर्वक करवाना है। तो वो आपने करवाया कि नहीं? सोनू शाही जी, स्वागत आपका। और जब 28 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय ने आपके उस कमीशन, मतलब आपके उस आयोग को ही डेडिकेटेड नहीं माना, फिर उसके आधार पर, उसके रिपोर्ट के आधार पर आपने चुनाव करवा दिया। ये बहुत बड़ा उल्लंघन आप कह सकते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जो कि बिहार सरकार की तरफ से, बिहार राज्य चुनाव आयोग की तरफ से किया गया। इसके पहले भी बिहार राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि ये जिम्मेदारी आपकी होती है और आपको इन चीज़ों पर, उस पर भी बात करेंगे विकास जी, क्या होगा उस पर, क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। तो ये चीज़ें साफ तौर पर देखने को मिली। आपने उसी आयोग पर चुनाव करवा दिया, उसी आयोग की रिपोर्ट पर चुनाव करवा दिया। अब ये समझ लीजिए कि एक तो ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनील कुमार, जिन्होंने ये जो पिटिशनर हैं, जिन्होंने केस किया, उन्होंने कहा था कि चुनाव के पहले इसकी मतलब जजमेंट इसका हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम पहले आपको डेट नहीं देंगे, चुनाव हो जाने दीजिए, रिजल्ट आ जाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर 20 जनवरी का डेट दिया, क्योंकि ये पूरी तरह से राजनीतिक खेल, और सुप्रीम कोर्ट भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पूरी तरह से पता है कि ये पूरी तरह जो आरक्षण नीति है, जातिवाद है, और ये सारी चीज़ें हैं, ये इलेक्शन में बहुत ज़्यादा होती हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ इसका सदुपयोग करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे लगता है जहाँ तक पर्सनली, कि सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर 20 जनवरी का डेट दिया। वो पहले सुनील कुमार ने कहा था कि पहले हम इसकी जल्दबाजी में इसकी सुनवाई कर ली जाए, कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, इस याचिका को, और कहा कि नहीं, जो 20 जनवरी हमने डेट दिया है उसी पर सुनवाई होगी। आज के फैसले से, आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के लिए फैसला किया है, उसको लेकर मुझे लगता है कि बिहार सरकार को थोड़ी सी ठंडक मिली होगी और बिहार सरकार आश्वस्त हुई होगी। कहीं ना कहीं बिहार सरकार की चिंता थोड़ी सी कम हुई होगी कि चलो, उत्तर प्रदेश में कुछ हल्का किया है उत्तर प्रदेश सरकार का सुप्रीम कोर्ट ने, बीच बचाव करते हुए, और हाई कोर्ट की बातों को रोक दिया है और कहा है कि ठीक है, आप आरक्षण के साथ, ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ भी वही ट्रिपल टेस्ट का पेच है। अब देखिए कि कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा। बिहार शरीफ में अति पिछड़ा वर्ग के लिए ये मेयर और उपमेयर के लिए आरक्षित था। भागलपुर में अति पिछड़ा वर्ग किया गया, मुजफ्फरपुर में अति पिछड़ा वर्ग किया गया। मतलब 3 जगहों पर, 3 जिलों में अति पिछड़ा के लिए आरक्षण दिया गया। ओबीसी में भी अति पिछड़ा के लिए आरक्षण, मतलब ओबीसी एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, इसके लिए 2 भागों में ओबीसी को बांट दिया गया, एक पिछड़ा वर्ग और एक अति पिछड़ा वर्ग। तो अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया बिहार शरीफ, भागलपुर और मुजफ्फरपुर को। चुनाव हो चुके हैं। जजमेंट क्या आएगा, क्या आ सकता है और क्या होगा? देखिए, जजमेंट अगर आता है, जो लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव निरस्त हो सकता है,
तो इस चुनाव को पूरी तरह से अवैध करार कर दिया जा सकता है। ये एक पॉइंट होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, संजय राज जी स्वागत आपका, सुप्रीम कोर्ट में ये कोर्ट की अवहेलना अवमानना की बात आती है तो इस पूरे चुनाव को अवैध करार किया जा सकता है। अब अवैध अगर चुनाव को ही करार कर दिया जाएगा तो इसमें जितने भी पदों पर चुनाव हुए हैं वो सारे अवैध हो जाएंगे। अवैध में होता क्या है ये भी आप समझिए। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ के और पद पर बन गए हैं, आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि इनको शपथ लेना था, इनकर ये जिम्मेदारी इनकी बननी थी, ये पद पर आते, उसकी डेट को भी बढ़ा के 28 जनवरी कर दिया गया है। मुझे लगता है शायद 20 जनवरी के जजमेंट का इंतज़ार। तो देखिए, अब अगर ये अवैध हो जाता है तो अवैध में क्या होता है? अवैध में जो भी अभी जीते हुए कैंडिडेट हैं वो अपने नाम के आगे पूर्व भी नहीं लगा सकते हैं। मतलब पूर्व महापौर, पूर्व उपमहापौर या पूर्व पार्षद, ये अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। प्लस अवैध अगर करार कर दिया जाता है तो बोर्ड पर, जो बोर्ड पर आप देखते हैं नगर निगम कार्यालय में जाएंगे तो इनके नाम लिखे रहते हैं कि कितने मेयर हुए, कब से कब तक रहे, इनका नाम भी नहीं आएगा और ये पूरी तरह से खारिज हो जाएगा ये चुनाव, जिसकी संभावना 50-50 मतलब कही जा रही है, 50% इसकी संभावना है। दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है राज्य निर्वाचन आयोग के तहत इनकी तरफ से ये हलफनामा दिया जा सकता है कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण था वो 3 जिलों में था, इस पर कार्रवाई की जाए और एकल पद पर की जाए। एकल पद मतलब कि ये आरक्षण जो है वो सिर्फ लागू होता है मेयर और उपमेयर के पद पर, ये वार्ड पार्षद पर नहीं होता है। तो अवैध अगर चुनाव हो जाएगा तो पूरी जो चुनाव की प्रक्रिया थी, पूरा जो चुनाव था वही अवैध हो जाएगा और फिर से बिहार सरकार को चुनाव, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग और बिहार सरकार को चुनाव करवाना होगा और ट्रिपल टेस्ट करवा के करवाना होगा और डेडिकेटेड कमीशन बना के चुनाव करवाना होगा। तो एक तो ये बात होगी, जो ये बहुत महंगा सौदा होगा, सबके लिए महंगा होगा, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, चुनाव आयोग के लिए, बिहार सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, इन सब के लिए बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा ये सिचुएशन और सबको फिर से मेहनत करनी होगी। तो इसके 50-50 चांसेस हैं कि चुनाव अवैध हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग अब 4 हफ्ते बाद क्या हलफनामा देती है, क्या जवाब ये देती है, बीच बचाव के लिए क्या करती है, ये इसमें एक बात और कहा जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग कहेगी कि ठीक है गलती हुई, तो गलती सिर्फ 3 जगहों पर हुई, बिहार शरीफ, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। इन 3 जगहों पर 2-2 सीट पर गलती हुई, मेयर और उपमेयर पर। तो इस पर कार्रवाई हम कर लेंगे, मतलब इन लोगों को आरक्षण में करके या फिर हटा के फिर से इनका चुनाव करवा देंगे, वार्ड पार्षद का रहने देंगे, क्योंकि आरक्षण तो मेयर और उपमेयर में है, आरक्षण मेयर और उपमेयर में है, तो इन तीनों पर करवा लेंगे। तो ये एक संभावना ये भी जताई जा रही है, इसके भी चांसेस 50-50 है और 50% चांसेस हैं कि कुछ नहीं होगा। बिहार सरकार और चुनाव आयोग दोनों बहुत विनम्रता पूर्वक सर्वोच्च न्यायालय के सामने मत्था टेक दे और कहे कि गलती हो गई है सरकार, और जो भी संभावनाएं थी अब तो चुनाव हो गया है और चुनाव के बाद सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं और रिजल्ट भी आ चुका है। अगली बार से हम आपकी बात को सर माथे पर रखेंगे, इस बार माफ़ किया जाए। तो हो सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय डांट फटकार के वार्निंग दे के और इनको माफ़ कर दे। उसके चांसेस सिर्फ 20% है, मतलब 20% उसके चांसेस हैं। 50-50 चांसेस इन दोनों चीज़ों की हैं। इसलिए चर्चा गर्म है कि क्या हो सकता है, चर्चा बहुत ज़्यादा गर्म है। भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर, इन 3 जिलों के जितने भी प्रत्याशी हैं कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मानहानि का मुकदमा किस पर करेंगे आप? चुनाव आयोग पर करेंगे, बिहार सरकार पर करेंगे?
चुनाव आयोग पर और बिहार सरकार पर करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने का मानहानि का दावा ठोकेंगे आप? आपको तो 80,000 खर्च करने हैं। किसने कहा था कि 4 करोड़ और 2 करोड़ रुपया खर्च कीजिए? सरकार तो कहती है कि हाँ मैक्सिमम आप 80,000, 1 लाख या 1.25 लाख ऐसे है वो खर्च करें, लेकिन यहाँ तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं बैकडोर से। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? और तीन ज़िलों का है, अगर 3 ज़िलों का कैंसिल करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर आएगा कि ठीक है चुनाव आयोग अपने जेब से या बिहार सरकार अपने जेब से इनके जो भी खर्च हुए पैसे हैं वो दे दे, जो लाखों में होंगे। लेकिन आप समझ लीजिए कि जो जिन प्रत्याशियों ने करोड़ों में खर्च हुए हैं इस चुनाव में, ये तो आम आदमी जानता है, आम जनता जानती है, और वो लोग जानते हैं जिन्होंने खर्च किया है। लेकिन जो अब सबसे बड़ी चीज़ है कि 50% चांस ये जताया जा रहा है कि 3 ज़िलों में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को निरस्त किया जाएगा, जिसमें मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और भागलपुर है। बाकी सब जगहों पर, अधिकतर जगहों पर महिला आरक्षित सीट है। तो महिला आरक्षित सीट और अनारक्षित सीटों पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन अगर चुनाव अवैध करार कर दिया जाता है तो पूरे बिहार में जितने भी लोग निर्वाचित होके आए हैं उन सब के चुनाव अवैध हो जाएंगे और फिर से चुनाव लड़ना होगा। लेकिन उसके चांसेस कम नज़र आ रहे हैं कि चुनाव अवैध होगा, क्योंकि ये डेडिकेटेड कमीशन, देखिए सबसे बड़ी चीज़ आप ये समझिए कि मामला आरक्षण से उठा था। ओबीसी आरक्षण मतलब पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से ये मामला उठा था कि भैया पिछड़ा वर्ग है ही तो अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया। और बवाल कब हुआ? जब मुजफ्फरपुर जैसे जगहों पर और भागलपुर जैसे बड़े शहर में दोनों जगहों पर मेयर और उपमेयर दोनों को अति पिछड़ा कर दिया गया। तो जो पिछड़ा वर्ग के और सामान्य वर्ग के लोग थे वो तो मुंह ताकते रह गए। दानिश इनाम साहब स्वागत आपका। अब ये मुंह ताकते रह गए, इनका क्या होगा? तो इसी आरक्षण के लिए ये मामला उठा था। अब धीरे धीरे ये मामला अब हाई लेवल पर है। क्या होगा 20 जनवरी को? तो ये हो सकता है, अब ज़्यादा संभावनाएं हैं कि कोर्ट भी ये देखे। कोर्ट भी समझदार है, कोर्ट भी जानती है कि खर्च कितना होता है। सारे लोग जानते हैं चुनाव के पीछे खर्च कितना होता है और चुनाव दिखता कितना है, खर्च कागज़ पर कितनी खर्च होती हैं और जो रियल में खर्च कितना होता है। ये जज साहब को भी पता है, वो खंडपीठ को भी पता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी पता है। ये सारी चीज़ें छुपी नहीं हुई हैं। चुनाव के वक्त ही अब जाति पाति ये चीज़ें आ जाती हैं। आपने सुना होगा हर जगह कहा जाता है कि जाति पाति में नहीं है, सारी पार्टियां कहती हैं, सारे लोग कहते हैं, ज़िला प्रशासन कहती है। लेकिन जाति में, इस जातिवाद के चक्र में सारे लोग फंसे हुए हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो। आपका रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गया विकास राय जी, इसीलिए आप कमेंट कर पा रहे हैं, नहीं तो आप कमेंट नहीं कर पाते। तो बिल्कुल बिल्कुल चुनाव में अभी मुझे लगता है कि इस चुनाव में मुजफ्फरपुर में मैं आपको बताऊं कि लमसम अमाउंट की अगर आप बात करें तो 20 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं सिर्फ मेयर और डिप्टी मेयर के कैंडिडेट्स के बीच में। ये 20 से 25 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, इतना खर्च हुआ है। तो ये कम नहीं है, उतने में तो एक अच्छा खासा प्लान जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। और जाति पाति की जहाँ तक बात करें, जो पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहती है जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, तो ये जितनी भी पार्टीज़ हैं वो जाति और धर्म देख के तो कैंडिडेट डिसाइड करती हैं। और ये सारी चीज़ों से ऊपर जब तक भारत नहीं उठेगा तब तक आप और हम डेवलपमेंट की बात न करें तो बहुत अच्छी बात होगी। खैर, अगर अभी के रिजर्वेशन की बात कर लें तो आज कुछ निश्चिंत हुई होगी बिहार सरकार, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश सरकार को राहत दी है। और उत्तर प्रदेश सरकार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर, लेकिन वहाँ दूसरा पेंच था, वहाँ ओबीसी आरक्षण था, यहाँ ईबीसी आरक्षण है।
तो ये एक अलग पेच है बिहार में। अति पिछड़ा का गेम यहाँ पर जो चलता है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अति पिछड़ा के रहनुमा हम हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि अति पिछड़ा के रहनुमा हम हैं। इसकी लड़ाई साफ तौर पर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये चुनाव निरस्त हो जाए, अवैध हो जाए और इसे टाल दिया जाए, जबकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि ये चुनाव स्टैब्लिश रहे और ये चुनाव तो हो चुका है, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से राहत मिल जाए। तो नीतीश कुमार ये चाहते हैं और बीजेपी चाहती है कि ये ख़त्म हो जाए। दोनों अगर रह भी जाएगा, ये चुनाव अगर रह जाता है तो महागठबंधन में नीतीश कुमार को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये आगे कहेंगे कि हाँ भाई हमने बचा लिया, हमने कर लिया और हम रहनुमा है, 2024 का चुनाव होना है। अगर इसे निरस्त कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, अवैध कर दिया जाता है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी पूरा ठीकरा नीतीश कुमार पर फोड़ेगी। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये जो 3 ज़िलों का चुनाव है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ, ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर जो चुनाव हुए हैं मेयर, डिप्टी मेयर के, इनको निरस्त कर दिया जाएगा। 50-50 चांसेस इसके हैं। 50-50 चांसेस हैं कि अवैध हो जाएगा। देखिए, समाधान यात्रा पर शंकर प्रसाद जी आप बात करेंगे। अभी देखिए जेपी नड्डा भी आए हुए थे, नीतीश कुमार भी चल रहे हैं, कांग्रेस ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। ये आप देखिए ना कि साल कौन सा चल रहा है। साल चल रहा है 2023 की शुरुआत हो चुकी है, 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। तो सबको तैयारी करने का एक मौका तो चाहिए। और इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने कांग्रेस की यात्रा करके, भारत जोड़ो यात्रा करके की। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की भी हर जगह से यात्रा एक तरह से हो रही है। जेपी नड्डा जा रहे हैं और उनके जितने भी मंत्री नेता हैं वो सब आ जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी सोचा कि चलो अपना हम स्टार्ट कर देते हैं तैयारी 2024 की। तो ये 2024 के तैयारी की यात्रा है। ये नॉर्मल सी बात समझिए, ये 2024 इलेक्शन की तैयारी अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब वक्त नहीं बचा। और लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो 1 साल पहले से आपको बहुत ही तैयारी करनी पड़ती है। ये बड़ा इलेक्शन है, 543 सीट पर मतलब वोटिंग होनी है, 543 सीट है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि तैयारी हो रही है 2024 लोकसभा इलेक्शन की, और कुछ नहीं है। चाहे वो कांग्रेस करे, जेडीयू करे, आरजेडी करे, भाजपा करे, ये सब तैयारी है और तैयारी होगी। अभी से जब सुगबुगाहट कर देंगे तब तो आग लगेगी और तब वो फायर दिखेगा इलेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें इलेक्शन प्रोपेगेंडा आप इसे कहिए और इलेक्शन की तैयारी कहिए। 1 करोड़ का शराब पकड़ा है। विक्की सिंह जी कह रहे हैं चुनाव रद्द हुआ तो भूचाल आ जाएगा। देखिए 50-50 चांसेस हैं चुनाव रद्द होने के। और क्योंकि जो डेट, मुझे जहाँ तक आशंका हुई विक्की सिंह जी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चाहती, आप लोग भी गौर कीजिएगा मेरी बात पर, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चाहती तो डेट चुनाव के पहले का दे सकती थी। फिर जब सुनील कुमार ने एक याचिका डाली कि इसको जल्दी से इसकी सुनवाई कर ली जाए, चुनाव की तारीख है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 20 जनवरी हमने तय कर दिया है और वो ही तय रहेगा। तो इन दोनों मामलों में आप ये देखिए कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 2 बार जा चुका है। तो एक होता नहीं है कि आप अनॉयड हो जाते हैं, आप थोड़े से चिड़चिड़ा आ जाते हैं और फिर कहते जो जो करना है करो, हम देख लेंगे, तुमको बाद में बताएंगे। तो मुझे लग रहा है कि यही दिमाग, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आया कि ठीक है जाओ चुनाव करवा लो, इतनी ही जिद है तुम्हारे अंदर तो चुनाव करवाओ, फिर हम बाद में देखेंगे, इसका फैसला देंगे और इस पर सुनवाई करेंगे। तो ये भी हो सकता है, और ये होगा अगर तो मामला ख़राब हो जाएगा विक्की सिंह जी और चुनाव रद्द होगा। या रीइलेक्शन अगर 3 ज़िलों में होता है, ख़ासतौर पर अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण दिया गया है भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर के लिए,
और इन तीनों पर भी होता है तो भूचाल होगा, क्योंकि अगर तीनों सिटीज़ की बात करें, दो सिटीज़ मुजफ्फरपुर और भागलपुर बड़े शहर हैं, और केस होगा भी। अगर ये लोग केस करते भी हैं तो कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाएगा कि ठीक है, जितनी राशि है खर्च की और जो नॉमिनेशन की, नामांकन पत्र की, वो दिया जाए, उससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं। ये तो बिहार सरकार की गलती है। चुनाव करवा के 28 को जब ऑर्डर आ रहा है कि आपके उस आयोग को हम, आपके उस कमीशन को जो अति पिछड़ा के लिए आपने कमीशन बनाया, उसे समर्पित कमीशन हम मानते भी नहीं हैं। तो देखिए, इसमें तो विक्की सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि ना कि ये चुनाव कैंसिल हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा उम्मीदवार इसमें जीते हैं। पटना में मेयर जो सीता साहू जीती हैं वो भारतीय जनता पार्टी की, मुजफ्फरपुर में जो निर्मला साहू जीती हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो बहुत ज़्यादा जगहों पर तो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन इनको मेयर से ज़्यादा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ब्रिलियंट गेम खेलने में माहिर है, और इनको माना जाता है कि ये आज जो करते हैं वो 5 साल बाद की करते हैं। जो आज इनकी स्ट्रेटजी होती है वो आज के लिए या कल के लिए नहीं होती है, इनकी 2-3 साल बाद की होती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है कि ये चुनाव कैंसिल हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी इसको 2024 के चुनाव में तो भजाएगी ना। हाँ, पटना और मुजफ्फरपुर में तो इनका भी तो है। आप देखिए, महागठबंधन की बात करें, दरभंगा, सीतामढ़ी, इन सब जगहों पर तो इनके भी हैं। तो यही समझ लीजिए कि बीजेपी चाहेगी कि ये निरस्त हो जाए, तब ये टारगेट कर पाएंगे नीतीश कुमार पर। तो जहाँ तक संभावनाएं जताई जा रही हैं, अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा आप देखें, ऑर्डर आया, जजमेंट आई, बातें हुई, तो पहली बार जब चुनाव कैंसिल हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को नोटिस किया और उनको कहा कि ये जिम्मेदारी आपकी है, आप गैर जिम्मेदार न बने। तो एक फटकार लगाई थी राज्य निर्वाचन आयोग को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। फिर उसके बाद कहा गया सुनील कुमार की तरफ से, जो कि ये जब 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये कमीशन जो है, जो अति पिछड़ा आयोग के लिए बनाया गया है, वो डेडिकेटेड नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से समर्पित हम इसे नहीं मानते हैं। तो जब पूर्ण रूप से समर्पित नहीं मानते हैं और ट्रिपल टेस्ट करवाना है, उसी की रिपोर्ट पर आपने चुनाव करवा दिया। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट की चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं साफ तौर पर। नहीं, उस अगर ऑर्डर को देखा जाए शंकर प्रसाद जी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा 28 तारीख में कि हम इस जो इनकी कमिटी है उसको हम इस कमीशन को डेडिकेटेड कमीशन नहीं मानते। अगर इस चीज़ को आप आधार मान के देखें तो ज़्यादा संभावनाएं रद्द होने की हैं। अगर आप 28 तारीख के ऑर्डर को देखें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो राज्य सरकार ने आयोग बनाया है उस आयोग को हम डेडिकेटेड आयोग मानते ही नहीं, मतलब समर्पित आयोग मानते ही नहीं हैं, और उसी आयोग की रिपोर्ट पर आप चुनाव करवा रहे हैं। तो रद्द होने की संभावनाएं उस ऑर्डर पर ज़्यादा दिख रही हैं। फिर आज का जो एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जो उत्तर प्रदेश चुनाव से रिलेटेड है, निकाय चुनाव से, उसमें आज के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कहा कि ये नहीं, हम इसको मानते हैं, आप सामान्य करवा के चुनाव करवाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप पिछड़ा आरक्षण करवा के चुनाव करवाइए, उसके लिए आप ट्रिपल टेस्ट का आयोग बनाइए और उसमें करवाइए। इन्होंने कहा कि 3 महीने का समय लगेगा, राज्य सरकार ने कहा, तो इन्होंने कहा जल्दी करवाइए। जल्दी नहीं हो सकता है क्या? तो उस पर अभी बात चल रही है। उस पर एक तो राहत मिली,
बिल्कुल नरम क्यों पड़ी? अब देखिए, ये उत्तर प्रदेश के लिए नरम पड़ी, बिहार के लिए थोड़ी नरम पड़ी है। अभिषेक आनंद जी स्वागत आपका, प्रणाम। ये उत्तर प्रदेश के लिए नरम पड़ी ना, बिहार के लिए कहाँ नरम पड़ी? बिहार में तो अभी 20 जनवरी को जो सुनवाई होगी उसमें पता चलेगा। और देखिए 20 जनवरी को ही सारा जजमेंट नहीं आ जाएगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कह देगी कि ठीक है निरस्त तो निरस्त, अवैध तो अवैध, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 20 जनवरी को सुनवाई है। अब बिहार सरकार क्या जवाब देती है? इनको कहा गया था कि 4 हफ्ते में आप अपना जवाब दें। इनको भी कहा गया है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को भी कहा गया है कि 3 हफ्ते में आप जवाब दीजिए। जो आयोग बनाएंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे, इन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कि मतलब हमें 3 महीने लगेंगे आयोग की रिपोर्ट बनाने में। और ये तो खाका वाइज कह रहे हैं कि हम जिलाधिकारी पर जिला में भेजेंगे, हर जगह जिलाधिकारी से रिपोर्ट लेंगे। तो ये चीज़ें वहाँ पर साफ दिख रही हैं। लेकिन वो पारदर्शिता, योगी आदित्यनाथ का जो बयान है, और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे, तो उनमें पारदर्शिता दिख रही है। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ? पिंकेश रोशन जी स्वागत आपका। यहाँ क्या हुआ? यहाँ हाईकोर्ट को पता ही नहीं था, यहाँ हाईकोर्ट को पता ही नहीं था कि आयोग बन गई। फिर जो कुमार मंगलम हैं, जो लॉयर हैं हाईकोर्ट के, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट जज ने पूछा कि अरे आयोग आपने बना लिया, कब बनाया? तो इन्होंने कहा 28 तारीख को बना लिया। तो हाईकोर्ट को तो पता ही नहीं था। तो पारदर्शिता यहाँ पर कम दिखी। बिहार नगर निकाय चुनाव में पारदर्शिता कम दिखी, हड़बड़ाहट ज़्यादा दिखी। अब हड़बड़ाहट में आपने कर दिया, यहाँ कंपटीशन दिख रहा है। सबसे बड़ी चीज़ कि हमें चुनाव करवा ही लेना है। उस समय के जो भी लीडर के बयान आए, चाहे वो नीतीश कुमार के या तेजस्वी यादव के, इन सब में आपने देखा तेजस्वी यादव ने कहा कि हम अति पिछड़ा आरक्षण के साथ ही चुनाव करवाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। नीतीश कुमार ने भी कहा हम अति पिछड़ा आरक्षण के साथ ही करवाएंगे। इन्होंने कोई फेरबदल नहीं की। आयोग अगर बनाई गई तो आयोग ने वही रिपोर्ट कैसे दे दी जो आप चाहते थे? इस आयोग को डेडिकेटेड आयोग क्यों नहीं मान रही है सुप्रीम कोर्ट? इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, इस पर भी विश्लेषण होना चाहिए। क्योंकि जो आप चाहते थे वही उस आयोग ने रिपोर्ट दे दी। आप चाहते थे कि मुजफ्फरपुर में दोनों सीटें अति पिछड़ा हो जाए, भागलपुर में दोनों सीटें अति पिछड़ा हो जाए, बिहार शरीफ में दोनों सीटें अति पिछड़ा हो जाए, वो हो गई। मतलब आपने जो चाहा वही आयोग की रिपोर्ट भी आ गई। तो ये समझ लीजिए कि इस हिसाब से, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कह दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी टाइम दिया था 4 हफ्ते का। बिहार सरकार ने क्या जवाब दिया? बिहार सरकार की वो आयोग है उसको उन्होंने डेडिकेटेड पूरी तरह से माना या नहीं माना? जो 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खुद माना है कि बिहार सरकार द्वारा गठित अति पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन को दर्शाने के लिए जो आयोग बनाया गया है, राजनीतिक पिछड़ेपन को दिखाने के लिए जो आयोग बनाया गया है, उसे हम समर्पित आयोग नहीं मानते। ये हिंदी में मैं बता रहा हूं आपको, जिसमें ये कहा गया कि डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जाता है। तो फिर अगर ये हो जाता है कि जब डेडिकेटेड कमीशन माना ही नहीं गया, उस पर चुनाव हो गया, फिर ये कैसे होगा? ये सबसे बड़ी बात है। फिर तो उसे आप कैंसिल मानिए, लेकिन आज के इस फैसले से जो यूपी के लिए आया है उससे थोड़ा बचाव दिख रहा है। आज उत्तर प्रदेश के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है वो बचाव वाला दिख रहा है। अगर बिहार को इस परिप्रेक्ष्य में आप जोड़ के देखिए तो बिहार भी बचता हुआ नजर आ रहा है, बिहार का निकाय चुनाव भी बचता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ा अब आप कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग हो गया। इसमें मेन मुद्दा है आरक्षित होने का। ये लिख रहे हैं अभिषेक जी कि मेन मुद्दा आरक्षित होने का, और वो हो गया तो कैंसिल नहीं ही होगा। देखिए वो तो कर दिया है, वो तो सरकार ने कर दिया, वो कहा था और वो कर दिया।
विक्की सिंह जी लिख रहे हैं कि अगर ओबीसी रिजर्वेशन की बात होगी तब तो वार्ड पार्षद का भी इलेक्शन कैंसिल करना होगा। देखिए, अब इसमें इसमें इसको समझिए, इसमें समझिए कि ये बचेगा कैसे। पिंकेश जी लिख रहे हैं कि लालू नीतीश का अलग होने का भी न्यूज़ आ रहा है, क्या गठबंधन सही? वो तो अभी उसके कारण सुधाकर सिंह जो हैं विधायक, उनके कारण ये चीज़ें हो रही हैं। देखिए, एक चीज़ आप समझिए पहले, विक्की सिंह जी की एकल पद पर आरक्षण की बात नहीं, ठंड है इसीलिए वो हमने पहना है। ठंड बहुत ज़्यादा है अभिषेक जी, ठंड बहुत ज़्यादा है। और इलेक्शन की जो काउंटिंग थी उस दिन से जो ठंड लगी तो वो कल आज ठीक हुआ है पटना में। हाँ, देखिए, एकल पद पर आरक्षण की बात कही जाती है तो एकल पद, क्योंकि वार्ड पार्षद की अगर हम बात करेंगे तो वार्ड पार्षद जैसे मुजफ्फरपुर में 49 वार्ड पार्षद के सीट हैं, वो एकल पद नहीं है, 49 लोग हैं, तो वहाँ पर अगर आरक्षण की बात की करेंगे हम तो वो मान्य नहीं होगा। लेकिन एकल पद जहाँ एक ही है, मेयर एक है, डिप्टी मेयर एक है, इनमें आरक्षण की बात आएगी। हालांकि मामला शुरू वार्ड पार्षद से ही हुआ था। ये आप सही बोल रहे हैं, विक्की सिंह जी बहुत पॉइंट वाली बात बोल रहे हैं। मामला जो सुनील कुमार का था वो वार्ड पार्षद के चुनाव में ही सुनील कुमार लड़े थे और वहाँ आरक्षण की बात हुई थी। तो अगर उस परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पूरा चुनाव रद्द होगा अगर होना होगा तो। और अगर आप देखें कि चुनाव आयोग समझदारी दिखाती है, या देखिए ये 20 तारीख वाली बात जो है, 20 जनवरी वाली बात, जितने संशय में लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, हम बात कर रहे हैं, सारे 49 के 49 पार्षद हैं, मेयर है, डिप्टी मेयर है, ये सब बात कर रहे हैं, तो सरकार भी इसकी तैयारी कर रही होगी, सरकार भी बचाव का तरीका ढूंढ रही होगी, सरकार ने भी बातचीत कर लिया होगा। हाँ, हार गए वो रजनीश सिंह जी, चुनाव में हार गए वार्ड नंबर 37 से, तो उसकी तैयारी तो सरकार भी कर रही होगी। अब सरकार बीच बचाव में क्या करती है, क्या एक्सक्यूज़ देती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, और सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है, क्योंकि अभी तक आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट एकदम नरम रुख हो गया उनका। उत्तर प्रदेश में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, पिछड़ा आरक्षण के साथ ही चुनाव होगा, आप तैयारी कीजिए, आप ट्रिपल टेस्ट कीजिए और उसमें आयोग बनाइए। फिर सरकार ने कहा कि 3 महीना का समय लगेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कम समय करके कीजिए, कम में हो सकता है कि नहीं, 3 हफ्ते में जवाब दीजिए, तो दोनों को ये कहा गया है। अब बिहार के लिए क्या रुख होगा? बिहार में चुनाव हो चुके हैं, बिहार में चुनाव हो चुकी है। अब ऐसा नहीं है, लोग ये कह रहे हैं कि अब चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, कैंसिल नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। रिजल्ट आने के बाद भी अभी आप देख सकते हैं जो हुआ है, कैंसिल हुए हैं चुनाव, तो उसके बाद भी हुए हैं, इसीलिए तलवार लटकी हुई है। जो चुनाव हार गए हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं, जो चुनाव जीते हुए हैं उनके चेहरे पर मायूसी और दिल की धड़कन तेज़ हो गई है। ये तो अब सांप छुछुंदर वाली बात हो गई है, ये समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट हल्द्वानी पर सुनवाई करेगा। विक्की सिंह जी लिख रहे हैं, नीतीश जी चाहेंगे तब ना, असली मलाई तो पटना और मुजफ्फरपुर नगर निगम में ही है। बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन पटना इनके हाथ में है कहाँ? पटना मुजफ्फरपुर तो इनके हाथ से चला गया, ये भारतीय जनता पार्टी ने कैच कर लिया। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की समझदारी देखिए, कहा जा रहा है कि 2027 से निकाय चुनाव ये दलीय आधार पर होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या समझदारी की कि 2022 में ही एक कूद गए, अब इनडायरेक्ट वे में इन्होंने इसको, ये जो दलगत चुनाव नहीं था, इसको दलीय चुनाव बना दिया, और दल का पूरा तरह से समर्थन मिला भारतीय जनता पार्टी का। मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर हैं वो मुजफ्फरपुर में, भ्रष्टाचार से जंग जनता के संग,
ये है जो अखंड भारत है उससे कुछ महान आलू से सोना निकालने वाले लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। चलिए, वो विपक्ष है तो विपक्ष को भी अधिकार है, नीतीश कुमार भी निकाल रहे हैं, आगे जाके बीजेपी भी निकालेगी, चुनाव नज़दीक आ गया, इसको समझिए आप। तो देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी इसको 2027 में कैसे कैश करेगी। अभी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स हैं जो कि मेयर बन चुके हैं, अभी इन्होंने ये तो कह दिया, अब ये पूरी तरह से आगे चैलेंज ठोक देंगे। तो इसमें ये आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जैसे कि बीएमसी ये सब में होता है। अब ये 2027 से दलीय हो जाएगा, तो इसके लिए एक पासा भारतीय जनता पार्टी ने पहले फेंक दिया है कि बिहार निकाय में भी, नगर निकाय में भी इनका राज हो। खैर, अभी इस चुनाव का क्या होगा, इस चुनाव की कहानी क्या अधर में, अंधकार में समा जाएगी, या फिर जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो जीते हुए रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल। निर्मला साहू जो कि भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं और मुजफ्फरपुर की नवनिर्वाचित मेयर हैं निर्मला साहू, और इन्हें 43,000 कुछ मत मिले हैं, और मुजफ्फरपुर की नई महिला मेयर, तीसरी महिला मेयर बनी हैं। मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी ने इनका सपोर्ट किया था। वहीं डिप्टी मेयर में डॉक्टर मोनालिसा हैं जो कि भारी बहुमत से लगभग 32,000 वोट से इनकी जीत हुई है, और डिप्टी मेयर की कैंडिडेट हैं, होम्योपैथ की डॉक्टर हैं, और इनके पति जाने माने डॉक्टर हैं डॉक्टर नवीन कुमार। ये डिप्टी मेयर मुजफ्फरपुर की बनी है और पहली महिला डिप्टी मेयर बनी है। तो मुजफ्फरपुर में आधी आबादी का राज हो चुका है। 49 में से 24 महिला पार्षद, 49 में से 24 महिला पार्षदों ने जीत हासिल की है, और इन दोनों को अगर आप मिला लें तो 26, मतलब 49 में से 50% से भी ज़्यादा महिलाओं का कब्जा नगर निगम मुजफ्फरपुर में हो चुका है। देखिए, अभिषेक आनंद जी, कौन कहता है धन बल का खर्च करने के लिए, कौन कहता है करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के लिए। चुनाव आयोग ने तो एक सीमा बांध रखी है, लेकिन अब लोग यहाँ लड़ाई में जीतने के लिए, जितवाने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा कर देते हैं। वही हमने कहा कि मुजफ्फरपुर में मेयर उपमेयर के खर्चे की बात करें तो मुझे लगता है 20 से 25 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है, उससे ज़्यादा ही हुआ होगा, उससे कम नहीं हुआ है। तो वो हालांकि एक नंबर तो पैसा दिखा नहीं, क्योंकि एक नंबर तभी होगा जब उसका आप पूरा ब्यौरा देंगे, तो एक नंबर तो है नहीं। वो जितना भी पैसा खर्च हुआ 2 नंबर का पैसा जो भी खर्च होता है, तो ये आप समझ लीजिए वो 2027 से होगा। पिंकेश जी, विक्की सिंह जी लिख रहे हैं, मैं इसे विजेंद्र चौधरी जी की हार मानूंगा क्योंकि वे मुसलमान वोट को अपने इधर नहीं कर सके, नहीं तो राकेश पिंटू किसी कीमत पर नहीं हारते। देखिए, वही तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि 30,000 के लगभग राकेश कुमार पिंटू का वोट था, और तीसरे नंबर पर जो रहे शहनवाज इकबाल, उनके पास 16,000 से ज़्यादा वोट थे। तो 30 और 16 को मिलाएंगे तो 46, और 43,000 कुछ वोट निर्मला साहू को मिले हैं, तो वो जीत ही जाते, ऐसी कोई बात नहीं थी। वही शहनवाज इकबाल जो कि राकेश कुमार पिंटू को हरवाने वाले एक कैंडिडेट सामने आए, साबित हुए, तो ये एक बड़ा दोफार हो गया जिसको नगर विधायक ठीक नहीं कर पाए। हालांकि ये चुनाव नगर विधायक और पूर्व मंत्री का चुनाव था, जिसमें पूर्व मंत्री की जीत हुई। सुरेश कुमार शर्मा और विजेंद्र चौधरी की लड़ाई ये बन गई थी लास्टली, और विजेंद्र चौधरी की हार हो गई, सुरेश कुमार शर्मा की जीत हो गई। तो ये साफ तौर पर आप इसे कह सकते हैं। हालांकि तलवार लटकी हुई है, आगे क्या होगा नहीं होगा। सारे प्रत्याशियों ने, जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, उन्होंने मन्नत मांग ली होगी। किसी ने वैष्णो देवी मंदिर में, किसी ने अमरनाथ में, किसी ने बाबा गरीबनाथ में, किसी ने बैजनाथ धाम में।
हर उम्मीदवार ने मन्नत मांगी होगी कि बचा लो, और जो हार गए होंगे वो भी मन्नत मांग रहे होंगे कि कैंसिल कर दो। तो वो दोनों तरफ से चल रही है, इसीलिए हम इसे पशुपेश की स्थिति में और इतना डिटेल विस्तार से किसी ने विश्लेषण नहीं किया होगा जितना हम और आपने किया है इस मुद्दे पर। हर जगह आप देखेंगे कि आधा अधूरा आपको मिल जाएगा कि ये होगा वो ऐसे मान्यता है। लेकिन अगर बात करें तो 50% चांसेस जो हैं वो 3 ज़िलों में, बिहार शरीफ, भागलपुर और मुजफ्फरपुर, इन 3 ज़िलों में अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया था और दोनों सीट को अति पिछड़ा किया गया था। तो इन 3 ज़िलों में ये आप समझ लीजिए कि अगर कुछ होगा तो री इलेक्शन हो सकता है या चुनाव रद्द हो सकता है। अभिषेक आनंद जी, ये कहा जा रहा है 2024 में लोकसभा का चुनाव सुरेश कुमार शर्मा लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। ये अब बातें कानाकानी होने लगी हैं, ये बातें अब निकल के आने लगी हैं। नहीं, बिल्कुल सही अब्दुल जब्बार जी, सही लिख रहे हैं अभिषेक आनंद जी, हंसने वाली बात नहीं है। और इसकी भी संभावना अब ज़्यादा हो गई है, प्रबल हो गई है, क्योंकि देखिए कुढ़न्नी चुनाव से अगर आप उठा कर देखें 2020 चुनाव के पहले सुरेश कुमार शर्मा जो कि पूर्व मंत्री थे उस समय, उनके कंधों पर 3 स्टार थे। 3 स्टार चुनाव हारने के बाद उनके तीनों स्टार हट गए और वो बिना स्टार के हो गए। अब इन्होंने कोशिश की, अगर इन्होंने की होती समझदारी तो बोचहा में साथ देते और बेबी कुमारी की अगर जीत हो जाती तो 1 स्टार उसी समय लग जाता, लेकिन बोचहा में ये बेबी कुमारी के साथ नहीं थे। खैर, कुढ़न्नी में ये सामने दिखे और कुढ़न्नी में जो केदार गुप्ता हैं उनके साथ दिखे। उनके चुनाव में इन्होंने फुल कैंपेनिंग की, चुनावी यात्रा की, संपर्क किया और केदार प्रसाद गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे उनकी जीत हो गई। पूरा जीत का सेहरा, जीत का तमगा, जीत का क्रेडिट वो सुरेश कुमार शर्मा को मिला, जो कि पूर्व मंत्री बिहार सरकार के थे, भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं। 1 स्टार इनको यहाँ पर लग गया। अब फिर इन्होंने दांव खेल दिया मेयर नगर निकाय चुनाव में, और सौभाग्य से आप निर्मला साहू का सौभाग्य मत कहिए, आप ये कहिए कि सुरेश शर्मा के स्टार, सितारे चमकीले बुलंद थे कि मेयर भी इनकी कैंडिडेट जीत गई। अब जो 1 स्टार पहले से था 1 स्टार और लग गया। अगर वो हार जाती तो 1 स्टार जो पहले वाला था वो भी गिर जाता, लेकिन अब इनके कंधे पर 2 स्टार हो चुके हैं। तो अब ये दावा कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में अब ये दावा कर सकते हैं कि भैया हम जितवाने का काम करते हैं और हमारी मदद से हमने जीत दिलवाई है। मेयर भी अपना बनाया है और कुढ़न्नी में भी जीत हमने दिलवाई है, हमारी टीम ने दिलवाई है। तो 2024 में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने ये टिकट के प्रबल दावेदार होंगे, क्योंकि अगर अभी तक की बात करें, जो आम लोगों में, राजनीतिक महकमे में ये बात चल रही है कि अगर जो वर्तमान सांसद हैं अजय निषाद, इनको अगर भाजपा टिकट दे देती है तो हारने की संभावना ज़्यादा होगी उनकी, ये भी बात निकल के सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर मंथन भारतीय जनता पार्टी तो ज़रूर करेगी। विक्की सिंह जी लिख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर की जातीय संरचना को देखें तो शायद किसी सहनी या निषाद को ही टिकट मिलेगा, सुरेश शर्मा वैशाली का सोच सकते हैं। बिल्कुल सही लिखा आपने। मुजफ्फरपुर में अगर लोकसभा की बात करें, मुजफ्फरपुर लोकसभा में मल्लाह समाज के जो वोटर हैं वो सबसे ज़्यादा संख्या में हैं, तो उन्हीं को दिया जाएगा। संभवतः मुझे लगता है कि अजय निषाद, हालांकि अजय निषाद अपने वोटरों को, निषाद समाज के, मल्लाह समाज के वोटरों को इकट्ठा करने में कामयाब नहीं रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। अभिषेक आनंद जी लिख रहे हैं कि प्रमाण रूप में देखिए पूरे चुनाव में निषाद जी गायब ही हो गए, जब वो दिखते कहाँ हैं। देखिए अब लेकिन उनको एग्रेसिव रूप से सामने आना होगा। सबसे बड़ी चीज़ है
कि मुकेश सहनी भी एक तरफ है और मुकेश सहनी अब किधर जाएंगे। देखिए, मुकेश सहनी का भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा दूसरे टाइप का रिलेशन है और वो भी दांव लगा सकते हैं। ये भी कहीं से आप ये मत समझिए, मुकेश सहनी अगर चाहें तो भारतीय जनता पार्टी से वो भी दांव लगा सकते हैं और लगाएंगे ही, क्योंकि अभी वो कहीं नहीं है। और उनके राजनीतिक करियर को आप मुकेश सहनी को देखिए तो उन्होंने कहीं ना कहीं सिद्ध किया है, कहीं ना कहीं सिद्ध किया है अभिषेक आनंद जी। और इसको देखिए कि चाहे वो बोचहा चुनाव हो या फिर कुरहनी का चुनाव, कुरहनी में उनके उम्मीदवार नीलाभ कुमार 10,000 वोट लाया उन्होंने। तो मुकेश सहनी तो अपने आप को 10,000 तो कह ही सकते हैं, 10,000 तो कह ही सकते हैं मुकेश सहनी। तो 10,000 ये समझ लीजिए, ये तो नहीं नरेंद्र मोदी देखिए 2024 में नरेंद्र मोदी वर्सेस कोई होगा। अब ये कौन होगा सामने, ये डिसाइड नहीं हुआ है अभी, क्योंकि ये कह रहे हैं, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं, जो बिहार के विपक्ष मतलब सत्ता दल के लोग हैं और बिहार में जो एनडीए का विपक्ष है वो नीतीश कुमार की बात कर रहा है। लेकिन क्या नीतीश कुमार को लेके पूरे देश का विपक्ष एक हो पाएगा? ये बड़ी बात है। नीतीश कुमार को लेके क्या साउथ इंडिया के जो विपक्षी लोग हैं वो एक हो पाएंगे या फिर राहुल गांधी ही रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। या राहुल गांधी फिर क्या नीतीश कुमार का सपोर्ट करेंगे, ये आप समझिए। तो भारतीय जनता पार्टी तो चाहेगी कि 40 के 40 बिहार में वो सीट ले ले। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये जरूर से जरूर चाहेगी, अभिषेक आनंद जी आपने जो लिखा था ऊपर, कि भारतीय जनता पार्टी ये जरूर चाहेगी कि ये मेयर का इलेक्शन कैंसिल हो जाए। ये मेयर का इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा अति पिछड़ों को अपने पास खींचने का। अब आप समझिए कि अति पिछड़ा वोट बैंक जो है, अति पिछड़ा जो लोग हैं वो तो पूरी तरह से नाखुश हो जाएंगे, उग्र हो जाएंगे सरकार के खिलाफ। ये कहेंगे, ये सवाल तो उठने लगा कि क्या जरूरत थी हड़बड़ा के चुनाव करवाने की। तो अगर ये चुनाव कैंसिल होता है या ऐसी कोई चीज हो जाती है तो बिहार में अति पिछड़ा पर जो भारतीय जनता पार्टी कर भी रही है, कब्जा करने की कोशिश करेगी, उनको अपना पूरी तरह से वोट बैंक बनाने की कोशिश करेगी और इनके सुपड़ा इनका खाली हो जाएगा। तो ये समझिए, अभी जो सवाल उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री हाँ, जो नीतीश तेजस्वी कभी नहीं होने देंगे। लेकिन देखिए, ये भाजपा तो चाहती है, बीजेपी का सीएम फेस बिहार में लिख रहे हैं, विक्की सिंह जी ने लिखा, रविशंकर प्रसाद। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि उनका सीएम फेस कौन होगा। ट्राई कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि उनका सीएम फेस वो किसको बनाए, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार को आप इस गेम से आउट कर दीजिए। 2025 में नीतीश कुमार को आप आउट कर देंगे, 2025 में बच जाएंगे तो तेजस्वी यादव बचेंगे। अब तेजस्वी यादव के सामने नॉर्मल सी बात समझिए, तेजस्वी यादव के सामने एक ऐसा फेस रखना है जो युवा हो, जो तेजस्वी यादव को टक्कर दे सके, जो तेजस्वी यादव की तरह मतलब अपने बिहार के लोगों को बिहारीपन में वो चीज़ें दे सके जो तेजस्वी यादव देते हैं। तो नहीं, विजय सिन्हा भी नहीं होंगे उतने सटीक और रविशंकर प्रसाद भी उतने सटीक नहीं होंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी फ्यूचर प्लानिंग चिराग पासवान के साथ कर सकती है। चिराग पासवान के साथ भारतीय जनता पार्टी एक सौदा कर सकती है और चिराग पासवान को
बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर सकती है और सफलता मिलने के चांसेस होंगे। क्योंकि अगर आप बात करें तो आप जो कह रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद, विक्की सिंह जी, रविशंकर प्रसाद या विजय सिन्हा, ये आपको समझना होगा, पिंकेश रोशन जी, विक्की सिंह जी, क्योंकि बिहार में जो लालू यादव की सत्ता के बाद जो एक चेंजेस आए, लालू यादव की सत्ता के बाद बिहार में जो सवर्ण जाति के लोग हैं, सवर्ण, अब आप अगर ये चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को बिहार में स्टैंड करना है, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अपना सत्ता अकेले काबिज करना है, तो उनको एक दलित या पिछड़ा चेहरा आगे करना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे से सवर्ण चेहरे को आगे करती है तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान होगा, जिसमें विजय सिन्हा और रविशंकर प्रसाद दोनों आते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, इन तीनों को देखिए। सवर्ण की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर हैं वो सवर्ण हैं। इनके अपने वोटर कौन नहीं है? इनके अपने वोटर संशय की स्थिति में होती है भैया कि अति पिछड़ा, दलित, पिछड़ा, ये जो हैं वो बटे हुए हैं, लेकिन सवर्ण वोटर भारतीय जनता पार्टी के वोटर कहे जाते हैं। तो अगर इनको जोड़ना है, जैसे ही ये सवर्ण चेहरा सामने लाएंगे, विजय सिन्हा ले आते हैं या रविशंकर प्रसाद ले आते हैं, तो इनके जो पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वोट बैंक हैं वो खिसक जाएंगे। क्योंकि आप देखिए तेजस्वी यादव पिछड़ा समाज से आते हैं, यदुवंशी हैं, और चिराग पासवान जो कि पासवान हैं, दलित समाज से आते हैं। तो अगर फाइट की बात की जाए, चिराग पासवान के सामने अगर तेजस्वी यादव है, दोनों युवा, और बिल्कुल ये बहुत गहरी बात है, बहुत अंदर की बात है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पॉलिटिक्स, देखिए यही पॉलिटिक्स है और ये बिहार की पॉलिटिक्स है। और बिहार की पॉलिटिक्स में ये जो चेंजेस आए हैं ये एक डिकेड तक चलेगा। ये जो लालू यादव ने जिस चीज़ की शुरुआत की और इसे आप सोचेंगे कि 20-25 साल में ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ये कम से कम 50 साल का एक एरा चलेगा। 50 साल के बाद इसमें आप कुछ डिफरेंसेस या चेंजेस कर सकते हैं, तो ये चीज़ें होंगी। लेकिन अभी ये 30 साल 32 साल हुए हैं, तो इसमें आप सोचेंगे कि विजय सिन्हा या रविशंकर प्रसाद या किसी अन्य चेहरे को हम ले आएँ और उसको हम सीएम की तरह नित्यानंद राय को ले आएँ और सीएम बना दे, ये कहीं से पॉसिबल नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी काबिज नहीं हो सकती है बिहार में। बिहार में काबिज होने के लिए इनको एक बेस वोट बैंक वाला कैंडिडेट लाना होगा। बेस वोट बैंक वाला कैंडिडेट, बेस वोट बैंक वाला कैंडिडेट कौन है? हर विधानसभा में चिराग पासवान के एक बेस वोटर हैं। आप देखिए, वो चाहे मुजफ्फरपुर हो, वैशाली हो, कुरनी हो, पारू हो, कहीं भी आप देखें तो जो पासवान समाज के लोग हैं आज भी वो चिराग पासवान, रामविलास पासवान को मानते हैं। तो उनका बेस वोट चिराग पासवान का 243 विधानसभा में है, चाहे वो 5,000 का ही हो या 10,000 का ही हो, ये एक बेस वोट रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि सबसे फायदेमंद अगर कोई चेहरा होगा 2025 में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा, तो वो मेरे हिसाब से, जो हमने अभी आकलन बहुत दिन से हम लोग तो लगाते रहते हैं, हम जर्नलिस्ट जितने भी हैं, तो वो चिराग पासवान सबसे सुटेबल पर्सनालिटी होगा। चिराग पासवान एक बेस्ट कैंडिडेट आप ये कह सकते हैं बीजेपी के लिए हो सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को इससे फ़ायदा होगा। एक तो पूरा पासवान वोट बैंक इनके साथ हो जाएगा, ये समझ लीजिए। ये दलित का एक बड़ा चेहरा आप इसे कह सकते हैं इनके साथ, क्योंकि देखिए एक
पासवान जाति की अगर हम बात करें या दलित की बात करें तो सिर्फ पासवान ही नहीं, उनके आसपास जो लोग रहते हैं, उनके आसपास जो जाति के लोग रहते हैं, उनका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक बड़ा वोट बैंक उधर टर्न अप हो सकता है। तो बीजेपी में जाती बिहार में ऐसा सीएम लेकर आएगा जिसके बारे में दूर दूर तक चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि पीछे भी आप उप मुख्यमंत्री के रूप में देख चुके हैं। कौन? सुशील कुमार मोदी की आप बात कर रहे हैं, मतलब सुशील कुमार मोदी की आप बात कर रहे हैं अब्दुल जब्बार जी। देखिए, सुशील कुमार मोदी भी अब बीजेपी से आउट हो चुके हैं। बिहार बीजेपी से अगर आप बात करें तो सुशील कुमार मोदी भी अब नीतीश कुमार की तरह आउटडेटेड हो चुके हैं बीजेपी में। तो मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत समझदारी से राजनीति करती है। बीजेपी को बहुत समझदार मिनी कुमार जी नमस्कार, स्वागत आपका, पार्टी कहा जाता है। पिंकेश रोशन जी लिख रहे हैं फिलहाल मोदी का फेस है। तारकिशोर और रेणु देवी की बात कर रहे हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता, आप एक चीज़ समझिए, तारकिशोर प्रसाद की अगर बात कर ले या रेणु देवी की बात कर ले, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। तो बिहार के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो चर्चा, फेस, और आपके सामने कौन है? आपके सामने है तेजस्वी प्रसाद यादव। तो तेजस्वी प्रसाद यादव को आप हर चीज़ में बीट कर पाएँ, हर चीज़ में बीट कर पाएँ, इस तरीके का कैंडिडेट होना चाहिए आपके पास। आप रेणु देवी पर अगर खेलेंगे, दांव लगाएंगे, तो रेणु देवी पर मुझे लगता है कि उतना अच्छा सटीक दांव इनका नहीं होगा, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार से नहीं लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी को तेजस्वी यादव से लड़ना है। तो तेजस्वी यादव के लिए ये ऐसा फेस लाएंगे जो अगर कहे कि मैं युवा हूँ, मैं बिहार का भविष्य हूँ, तो सामने वाला भी कहे कि मैं भी युवा हूँ और मैं भी बिहार का भविष्य हूँ, मैं भी बिहार को संवारूंगा, बिहार को बनाऊंगा। तो उसमें रेणु देवी फिट नहीं होंगी, उसमें तारकिशोर प्रसाद फिट नहीं होंगे, उसमें रविशंकर प्रसाद फिट नहीं होंगे, विजय सिन्हा फिट नहीं होंगे। अब हर तरह से जो फिट हो, तो इसके लिए मंथन चल रही है और अंदर खाने की बात है। जो अभिषेक जी आपने कहा कि बहुत दूर की बात है, तो हाँ, बिहार में जेपी नड्डा ने रैली स्टार्ट कर दी है। और अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि चिराग पासवान पर बातचीत चल रही है। और चिराग पासवान क्योंकि देखिए, जो अगर आप एक चीज़ देखें कि चिराग पासवान वोट बैंक की अगर हम बात कर लें तो 2-3 मतलब लीडर को आप लें। एक तो तेजस्वी यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल के अब कर्ता धर्ता हैं, पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल को संभाल रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान, और एक तीसरा नेता है मुकेश सहनी, जो कि मल्लाह समाज के नेता कहे जा रहे हैं। और देखिए क्या होता है आगे, वो क्या अपना स्टैंड रखते हैं, या बीजेपी के साथ जाते हैं या महागठबंधन के साथ जाते हैं मुकेश सहनी, वो तो फ्यूचर में डिसाइड हो जाएगा। लेकिन ये 3 नेता जो बिहार में आपस में लड़ सकते हैं। विक्की सिंह जी लिख रहे हैं, मुझे ना भाजपा पसंद है, ना ही नीतीश और तेजस्वी का काम पसंद आ रहा है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिहार पिछड़ा था और जब तक ये लोग रहेंगे तब तक बिहार सबसे पिछड़ा रहेगा। अगले चुनाव में नोटा दबाएंगे। विक्की सिंह जी ने, नोटा मत दबाइए, नोटा देखिए, नोटा समाधान नहीं है। नोटा दबा के, इसीलिए नगर निगम चुनाव में नोटा नहीं दिया गया था। आप लोग ने गौर किया कि नहीं किया? नगर निगम के चुनाव में नोटा नहीं था, नोटा बटन था ही नहीं, क्योंकि कैंडिडेट्स को 2,1800 वोट आए हैं। नोटा पता चलता कि 4,000 नोटा आ गया, तब तो ये मुसीबत ही हो जाती। इसलिए नोटा का बटन था ही नहीं नगर निकाय चुनाव में। तो एक, हालांकि जातीय जो बातें होती हैं और आरक्षण नीति और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारे लोग कहते हैं हटाओ 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 हटाओ, लेकिन सारे लोग वहीं पे आके टिकते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो।
सारी पार्टी के लोग देखते हैं कि हाँ भाई कौन सी जाति का, कौन से बहुल का इलाका है। इसीलिए जो अभिषेक आनंद जी ने लिखा कि विक्की सिंह जी ने लिखा कि बीजेपी मुजफ्फरपुर में मल्लाह समाज के कैंडिडेट्स को ही देगी, वो इसीलिए देगी क्योंकि लोकसभा में जो निषाद समाज के, मल्लाह समाज के वोटर हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, और वो एक तरफा अगर हो जाए तो उनका कैंडिडेट निकल जाता है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। तो वहाँ भी तो जाति देख के ही पार्टी कैंडिडेट को उतारती है। इन सारी पार्टियाँ साफ सुथरी बनती हैं दो चीज़ों में, एक जातिवादी सोच में और दूसरी पैसे कौड़ी के खर्च में। लेकिन ये दोनों चीज़ें आप देखेंगे बहुत खुलेआम होते हैं चुनाव में, चाहे वो जाति का खेल हो या पैसों का खेल हो, दोनों चीज़ों में खुलेआम इसकी चर्चा होती है, खुलेआम इस्तेमाल होता है। और इसको सारे लोग जानते हैं, चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सारे पार्टी के लोग जानते हैं कि ये खेल होगा, फिर भी होता है। तो वो चीज़ें तो अभी देख लीजिए, चुनाव में एक एक कैंडिडेट ने 2-2 करोड़ रुपए खर्च किए। मुजफ्फरपुर में मेयर के कैंडिडेट्स ने, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं, पटना में, हर जगह पर आपको खर्च का कोई हिसाब किताब नहीं है। हालांकि तलवार लटकी हुई है, आगे देखते हैं क्या होता है। 20 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, और जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको बताएंगे। संभावनाएं हमने आपको बताई कि संभावनाएं क्या हैं और क्या होगा, और बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। बिहार के फ्यूचर पॉलिटिक्स पर करेंगे किसी और दिन बात, और क्या होगा बिहार का भविष्य और कौन चलाएगा बिहार, इस पर भी करेंगे बात। तो चलिए, ठंड, हालांकि अभी 2-3 दिनों तक ठंड से आपको निजात नहीं मिलने वाली है, ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी और टेम्परेचर कम होने की संभावना जताई जा रही है। संशोधन की बात तो आ रही है पिंकेश रोशन जी, देखिए क्या होगा। शराबबंदी पर कुछ संशोधन की बात आ रही है, अब बंदी में कुछ किया जा सकता है ऊपर नीचे। हालांकि सरकार भी अब परेशान हो गई है, जनता भी तो परेशान है ही, और सरकार भी परेशान हो गई। तो चलिए, बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ, आगे भी ये सिलसिला हमारा और आपका बना रहेगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, बाय बाय, प्रणाम।